हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन किन किन ऑर्गन्स के माध्यम से होता है, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं और डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन हेट्रोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता है कि ह्यूमन ऑमनीवोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऑमनीवोर्स, यानी ह्यूमन हेट्रोट्रॉफिक भी है और ऑमनीवोर्स भी है। और चूंकि हम लोग इस नेचर के हैं तो हम लोग प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल फ्लैश भी खा सकते हैं, इसीलिए हम लोग ओमनीवोर्स होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो फूड होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए एज ए फूड यानी कि हमारे लिए एनर्जी देते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिनको हम लिपिड भी कह सकते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ये सब हमारे लिए हेल्प करते हैं फूड के तौर पे और ये हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो ह्यूमन में डाइजेशन होता है वो किन किन ऑर्गन्स के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि द ऑर्गन्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये मिलके हमारा बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा फूड ट्रैक्ट या जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो टोटल 9 मीटर की होती है, लगभग 9 मीटर की होती है। और इस 9 मीटर की लंबाई में हमारे लिए जो है पूरा का पूरा माउथ से लेके एनस तक पूरा का पूरा जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा फूड को लेकर उसको डाइजेस्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करते हुए अनडाइजेस्टेड फूड को फिर बॉडी से बाहर निकाल देना, ये सारा का सारा काम इस 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है। अब यहाँ बात आती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें ये सारे के सारे ऑर्गन्स किस क्रम में लगे होते हैं, उनका क्रम क्या है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर के जो ओपनिंग हिस्सा होता है उसको हम माउथ कहते हैं, वो माउथ होता है। माउथ के बाद में फिर जो फूड है वो रीच करता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से जो फूड होता है वो फिर मूव करता है आपके फेरिंक्स में, और फेरिंक्स से फूड मूव करता है ओइसोफेगस में, और ओइसोफेगस से फूड मूव करता है स्टमक में, और स्टमक से फूड मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक रास्ता है, पाथवे है, जिस रास्ते से फूड हमारा गुजरता है और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। और इस सब प्रोसेस में ये सब हमारे जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सब के सब हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे लिए हेल्प करती हैं पूरी की जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें लिवर, पैंक्रियास, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम लोग एक एक करके इन सभी ऑर्गन्स के बारे में पहले तो जानेंगे और फिर हम लोग फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ की बात। जैसा आपको पता है कि माउथ जो है ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। क्या है ये? एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है और इट इज गार्डेड बाय, एक कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है, गार्डेड बाय 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स,
ये मूव होते हैं, दोनों लिप्स सॉफ्ट होते हैं, इनके द्वारा हमारा जो माउथ होता है वो कवर्ड होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो माउथ में ये दोनों लिप्स हमने बताया था भी मूवेबल होते हैं। तो ये माउथ वो ओपनिंग हो गई जिसके रास्ते से फूड अंदर जाएगा, यानी कि अगर ये ओपनिंग नहीं होगी तो फिर फूड अंदर कैसे जाएगा। इसलिए दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग और द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड विच वी टेक इनसाइड द बॉडी। फिर उसके बाद आती है कि ये जो माउथ है ये कहाँ पे जाके खुलता है। तो जैसे ही आप माउथ को ओपन करोगे तो आपको एक अंदर कैविटी दिखाई पड़ेगी, एक पूरी सी एक गैप है अंदर, जिसके अंदर हम फूड लेके जाते हैं, उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या नाम उसका? बक्कल कैविटी। ये जो बक्कल कैविटी होती है ये असल में साइड से तो घिरी होती है, हमारे जो चीक्स हैं उनसे घिरी हुई है, अंदर से इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स है। और इसका जो रूफ है, रूफ मतलब छत का हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा जो है, उसे हम कहते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। और जो निचला हिस्सा है उसमें जो पिछला हिस्सा है नीचे का, मतलब ये बोल सकते हो कि बिलो पार्ट जो है, जो टुवर्ड द थ्रोट, जो थ्रोट की तरफ है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो बनाता है इसका बेस। और जो उसी थ्रोट से ही जुड़ी हुई होती है हमारी, यानी थ्रोट के साथ उसका कनेक्शन होता है टंग का। तो टंग जो है वो उसका फ्लोर बनाएगी, यानी कि निचला हिस्सा बनाएगी जो सपोर्ट करता है थ्रोट उसको। तो कुल मिला के साइड से वॉल ऑफ चीक हो गई, ऊपर से पैलेट हो गया, नीचे से टंग हो गई, यानी कि ये जो सब पूरा का पूरा हिस्सा है ये हमारा एक मिलके एक कैविटी बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी बोल देते हैं। इस बक्कल कैविटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपने देखा होगा। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपने देखा होगा टीथ होते हैं। अब ये टीथ जो होते हैं ये कैसे हमारे लिए रोल प्ले कर रहे हैं, इनकी भी हमको चर्चा करेंगे। देखिए टीथ जो होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा है मोलर। ये होते हैं 4 प्रकार के टीथ। अब इसमें जो इंसीजर है ये बिल्कुल ऐसा होता है कि इसका जो एज होता है, एज मतलब जो इसका हम लोग देख रहे हैं जो फ्री एंड है, बाहरी हिस्सा, वो शार्प है, उसका एज बहुत शार्प है और वो इतना शार्प है कि वो कोई चीज को कट कर सकता है, काट सकता है। तो ये कटिंग में हेल्प करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो खुरपी होती है, देखा होगा आपने खुरपी को, इसको इंग्लिश में ट्रॉवल या स्पड कहते हैं। इस खुरपी का जो एज होता है बहुत शार्प होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इंसीजर भी होते हैं। तो इनका जो है वो बिल्कुल एज शार्प होगा। अब बात आती है कैनाइन की। कैनाइन में जो फ्री एंड होता है वो बिल्कुल एकदम नुकीला, एक्यूट, पॉइंटेड होता है। इसका काम होता है, जैसे इनका काम होता है कटिंग और इनका काम होता है टीयरिंग। ये चीजों को फाड़ने में हेल्प करते हैं, चीरने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर का अगर आप बनावट देखेंगे तो इनका जो ऊपरी के जो एरिया होता है, सरफेस एरिया ऊपर का जो ब्रॉड होता है, और इनका काम होता है क्रशिंग, कुचलने में हेल्प करता है, दबाने में उसको, जिससे कि वो दब जाए अच्छे से। और मोलर जो है उनका सरफेस एरिया प्रीमोलर से ज्यादा होता है और इनका काम होता है ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडिंग में हेल्प करना का काम है मोलर का। तो कटिंग, इंसीजर, टीयरिंग, कैनाइन, क्रशिंग, प्रीमोलर, ग्राइंडिंग, मोलर। सरफेस एरिया मोलर का सबसे ज्यादा होता है, प्रीमोलर का उससे कम होता है, कैनाइन का एक्यूट होता है ये, क्योंकि टीयर करने का काम आ रहा है। इसका सरफेस एरिया तो बहुत कम होगा लेकिन इसकी शार्पनेस ज्यादा होगी क्योंकि कटिंग में हेल्प करता है। अगर हम नंबर की बात करें तो जो इंसीजर होते हैं ये संख्या में
टोटल अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो अपर जॉ जो ऊपरी हिस्सा है उसमें 2 इधर और 2 इधर, यानी टोटल 4, ऐसे 4 नीचे होंगे, ये टोटल हो गए 8। यानी हाफ जॉ की बात करें तो इसका जो टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। ये अपर हाफ जा है, ये लोअर हाफ जा है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये हमारा अपर जॉ है और ये हमारा लोअर जॉ है। अगर हम इसको आधा हिस्सा ये माने अपर जॉ का हाफ और ऐसे ही लोअर जॉ का हाफ, तो इसमें क्या होगा कि जो 2 दांत होंगे वो तो हमारे कहलाएंगे ये वाले इंसीजर, फिर एक जो होगा वो कहलाएगा कैनाइन, फिर जो 2 होंगे उन्हें कहेंगे प्रीमोलर, और जो बचे 3 उन्हें कहेंगे हम लोग मोलर। इसी तरीके से इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो जो हमारा टीथ फॉर्मूला है उसके अनुसार 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, यानी कि 8/8 × 2 अगर हम नोटिस करेंगे तो निकल के आएगा 16/16, यानी कि टोटल 32। तो 32 टीथ होते हैं इन ह्यूमन एडल्ट, जबकि बच्चों में मिल्क टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए उनमें 20 दांत होते हैं, 20 टीथ होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो प्रीमोलर होते हैं ये नहीं होते हैं, और जो मोलर होता है वो 2 होते हैं। इस प्रकार से 5/5 यहां कर लेंगे इंटू 2, यानी 10/10, और ये हो जाएगा टोटल। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी जो मैंने अभी बताया केवल ओरली, आप उसको लिख के भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये 20 होते हैं। ये मिल्क टीथ का है। हमारे जो टीथ होते हैं, ध्यान देने की जरूरत है, उसमें 2 बार दांत आते हैं हमारे लाइफ में। एक बार जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद निकलते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ निकलते हैं। इसीलिए हम लोग जो हमारे टीथ होते हैं वो होते हैं डाइफायोडोंट। कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट। और हमारे दांत 4 प्रकार के हैं, इसलिए हमारे दांत को हम लोग हेट्रोडोंट भी कहते हैं। और हमारे दांत हमारे मसूड़ों में, गम्स में फिक्स होते हैं, इसीलिए हम अपने दांतों को थीकोडोंट भी कहते हैं। यानी हमारे जो दांत है उनका नेचर है थीकोडोंट होना, हेट्रोडोंट होना, डाइफायोडोंट होना, ये हमारे दांतों का नेचर है, यानी ये प्रॉपर्टी है हमारे दांतों में। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, टीथ का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर लेके चलते हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई कितने प्रकार के हमारे जो टीथ थे। तो हम सबकी तो नहीं डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर की, हम किसी एक टीथ का ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कैनाइन का ही एग्जाम्पल जल्दी से बना के ले लेता हूं आपके लिए समझने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो है ऐसे करके बना दिया, ये बस मैंने रफली बना दिया है इस तरीके से आप समझने के लिए। बाहरी परत जो होती है इसको इनेमल कहते हैं, उसके अंदर डेंटाइन होता है, और अंदर की जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं पल्प रीजन। और बाकी इसके अंदर का जो ये आप देख रहे हैं, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, कोई एकदम स्पष्ट डायग्राम नहीं दिया है, आप बस समझ लीजिए। इनेमल ये बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर होती है जो सबसे हार्ड होती है, टीथ की प्रोटेक्शन के लिए होती है। डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई, मेनली जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसकी बनी हुई एक लेयर होती है जो इनेमल के नीचे होती है। इनेमल तो अपर लेयर है, पतली लेयर होती है, लेकिन हार्ड बहुत होती है। और सबसे अंदर की जो पार्ट होता है वो पल्प होता है जो लिविंग होता है, और इसी का संबंध होता है हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व से। जब कभी भी इनेमल और डेंटाइन डिस्ट्रॉय होती है तो पल्प एक्सपोज हो जाती है
और हमको ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें एनामल और डेंटाइन की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय, दिन में तो हम लोग करते हैं, रात को सोते समय भी हम लोगों को ब्रशिंग करनी चाहिए, जिससे कि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे दांत के एनामल और डेंटाइन को खराब कर सकते हैं वो नहीं खराब कर पाएंगे और हमारी जो दांत है उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने टीथ की बात कर ली, अब हमारे मुंह के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। जरा आप बक्कल कैविटी के अंदर सोचो क्या क्या हो सकता है। उसके अंदर सलाइवा होती है, आप देखा होगा मुंह में लार होती है सलाइवा, और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनका काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करना। अब ये सलाइवा जो सिक्रीट होती है, ये सलाइवा निकलती कहां से है, इसके फंक्शन की बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सलाइवा 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक है पैरोटिड्स, ये पाई जाती हैं ऑन द साइड ऑफ द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी, यानी जो हमारे चीक्स होते हैं उनके इनर वॉल पे होती हैं पैरोटिड्स, साइड्स ऑफ बक्कल कैविटी। दूसरा हमारा है सबलिंगुअल। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे टंग का जो अगला हिस्सा होता है, इसके नीचे, बिलो द टंग, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग जो है उसके निचले हिस्से में, अगर हम जीभ को पलटे नीचे की साइड में जो होता है वो हमारी कहलाती हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ये होती हैं बिलो एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। अच्छा, अब तीसरा नंबर आता है आपका सब मैक्सिलरी। इसको हम लोग सब मैंडिबुलर भी कह देते हैं। एक्चुअली में अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे नाम। ये पाए जाते हैं एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ, यानी जो लोअर जॉ है उसके एट एंगल्स ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के थोड़े से एंगल, यानी कि से लोअर जो है उसके एंगल में पाए जाएंगे, यानी कि थोड़ा साइड से। तो ये आपका जो हो गया 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनकी पोजीशन बताई मैंने। इन सबका काम एक ही है, वो है सलाइवा को बनाना, यानी कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे अंदर सलाइवा की तरह काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन सलाइवा का होता है वो एक तो हो गया लुब्रिकेशन देना फूड के लिए, दूसरा हो गया कि ये इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो फूड के संग कुछ जर्म्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम भी सलाइवा करता है। इसके साथ साथ हमको बोलने में, स्पीच में हेल्प करता है। हमारे अंदर मुंह में जो नमी होती है उसकी वजह से हम फटाफट अच्छे से बोल सकते हैं, शब्दों को क्लियर प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो ये सब होता है सलाइवा की वजह से। इसके अलावा सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन। इसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये जो एंजाइम होता है इसका काम होता है जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना, पार्शियल डाइजेस्ट करना इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज, उसको हम कहते हैं माल्टोज। और जो टोटल हम जो भी फूड लेते हैं अपना, उसका जो भी स्टार्च है फूड में, उसका लगभग 30% अकेला ये सलाइवरी एमाइलेज पार्शियली डाइजेस्ट करता है। बात समझना, यानी कि जो स्टार्च है वो इस एंजाइम की सहायता से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ये है पॉलीसैकेराइड और ये होता है डाइसैकेराइड। तो आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन हुआ क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बन गया। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, यानी
वो अलग बात है कि अभी पूरी तरीके से सिंपल नहीं बना है, तो पार्शियल डाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे इतना हम लोग जो डिस्कशन किया अभी, और फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिए थे। अब हम लोगों को बात करनी है टंग की। तो टंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक टेस्ट को पहचानने के लिए स्ट्रक्चर होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए कई सारे महत्वपूर्ण काम कर रही है। बोलने में तो है इसका रोल, बिना टंग के आप बोल नहीं पाओगे सही से क्या कोई शब्द ही नहीं बनेंगे आपके। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो स्वीट टेस्ट को पहचानते हैं उसके। यहां पे हम लोग सॉल्ट यानी सॉल्टी टेस्ट को पहचानते हैं, और उसी के साइड में ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है वो सॉर खट्टापन को बताते हैं। और यहां से हम लोग जानते हैं बिटर के बारे में, यानी बिटर टेस्ट के बारे में पता लगता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, यानी पिछला जो हिस्सा होता है वहां से मालूम पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप कोई भी मेडिसिन, कड़वी मेडिसिन होती खाते हैं, तो जब आप उसको निगलते हैं उस समय वो ज्यादा कड़वी महसूस होती है, बिटर ज्यादा लगती है। तो इस तरीके से ये टंग के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं यहाँ पे, और ये टेस्ट बड्स हेल्प करती हैं इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट विच वी टेक द फूड। whatever the taste of the food is, that accordingly we will identify that which type of taste the food has. अब हम लोग बात करते हैं, ये टॉपिक हो गया, अब हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स की, क्योंकि अब हमारा जो फूड है वो अच्छे से दांतों के द्वारा मैस्टिकेट हो चुका है। मैस्टिकेट यानी चोई कर सके उसको, उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गई है। सलाइवा मिक्स होने के बाद में वो कहाँ जाएगी, अब वो हमारे जो बक्कल कैविटी है उससे निकलकर और नीचे की तरफ यानी के फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स क्या होता है, ये लगभग 12 सेंटीमीटर की लंबी एक वर्टिकल कैनाल होती है, और इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें कि पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये जो ओरोफेरिंग्स होता है इसका कनेक्शन होता है बक्कल कैविटी से, यानी माउथ की जो कैविटी है। इसका संबंध होता है नेजल कैविटी से, और इसका संबंध होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब लैरिंग्स का जो पार्ट है उससे संबंधित ट्रैकिया संबंधित होता है। यानी कि फेरिंग्स 3 जगहों से अपने आप को कनेक्ट करती है, यानी एक प्रकार से कॉमन एरिया हो गया, कोई जगह होगी जहां पे ये फेरिंग्स क्या है, एक प्रकार से एक समझ लो रास्ता समझ लो, एक जगह समझ लो जहां पे ये 3 रास्ते उसको मिलते हैं। अब यहां से फूड फेरिंग्स से वो फूड कहाँ जाता है, अब वो जाएगा इनटू द ओइसोफेगस। तो हम बात करेंगे अब ओइसोफेगस की। अब ओइसोफेगस में क्या होता है, ओइसोफेगस जो है वो कोई डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करती है, वो तो सिर्फ एक प्रकार से कनेक्टिंग ट्यूब है, कनेक्शन का काम कर रही है, कनेक्टिंग ट्यूब। इसका काम होता है फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेके आने का काम ये करती है ओइसोफेगस। यानी अब फूड कहाँ आएगा, इनटू द स्टमक। किसके माध्यम से आएगा, ओइसोफेगस के माध्यम से। और कैसे आएगा, एक प्रोसेस होती है, इसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस की जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते क्या है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं किसके, ओइसोफेगस होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं, उसकी जो मस्कुलर वॉल होती है, उसके अंदर लगातार क्रम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ना फैलना ये होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन।
जिसकी वजह से फूड आगे की ओर पुश होता है, उसको आगे की ओर एक पुश मिलता है, आगे बढ़ता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ esophagus to push food into the stomach। तो स्टमक में पहुंचाने के लिए एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, एक प्रकार से वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसमें फूड को पुश किया जाता है कि वो कहां चला जाए, इनटू द स्टमक, नहीं तो ये फूड नहीं उतर के जाएगा। तो पेरिस्टालसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पेरिस्टालसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टमक क्या है, तो कैसे करके उसकी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा आपको पता होना चाहिए कि स्टमक जो है एक सी या जे शेप के एक स्ट्रक्चर है। कुछ बुक्स में सी लिखा है, कुछ बुक्स में जे लिखा हुआ है। तो सी या जे शेप की स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड में। और जैसे ही फूड आया इसोफेगस से इनटू द स्टमक, इस पर डाइजेशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखिए, जो स्टमक है, अगर हम उसका थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करें डायग्राम को बना के, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टमक होता है उसके अंदर एक होता है कार्डियक पार्ट, एक होता है फंडस पार्ट, एक होता है बॉडी, और एक पार्ट होता है पाइलोरिक। यानी कुल मिला के 4 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। कुछ बुक्स में केवल 3 लिखे हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, और कुछ बुक्स में 4 लिखे हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग फंडस और बॉडी एक ही मानते हैं और कुछ राइटर कहते हैं कि अलग है, इसलिए। और यहां पे अगर आप देखें तो एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड कार्डियक स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट, नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर्स। कार्डियक स्फिंक्टर। ऐसे यहां पे पाइलोरिक रीजन के पास में जो होते हैं उन्हें कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। यानी कुल मिला के बात यह आती है कि यहां पे स्फिंक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मसल्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं फूड के मूवमेंट को। यानी जो फूड है वो इसोफेगस से नीचे आ रहा है तो ये लूज हो जाएंगे, फिर जब फूड आ जाएगा तब ये टाइट हो जाएंगे, यानी अब फूड वापस ऊपर नहीं जा सकता है। उसके बाद में फूड को, क्योंकि यहाँ आ चुका है तो एकदम ना आगे बढ़ जाए, इसके लिए ये वाली मसल्स उसको ब्लॉक करेंगे, यानी फूड को यहाँ रोक के रखेंगे, जिससे कि प्रॉपर टाइम मिले डाइजेशन के लिए। तो ये एक ऑटोमेटिक यानी कि ऑटोनोमस फंक्शन है हमारी बॉडी का, इसमें ये अपना आप ही होता है। अब बात यहाँ आती है कि इनमें सेल्स कितने प्रकार की होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशंस करती हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन होता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ये इनको हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। इनके द्वारा HCl निकाला जाता है। याद रखना, ये पाइलोरिक रीजन में नहीं होती हैं। पाइलोरिक जो रीजन होता है उसमें ये नहीं होती हैं, पाइलोरिक में नहीं होती। इनका ये निकालती है HCl, कंसंट्रेटेड HCl। बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इसका जो pH होता है 1.2 से 1.5 के करीब होता है, बहुत कंसंट्रेटेड होता है। अब बात यहां आती है, दूसरी सेल कौन सी होती है? उन्हें कहते हैं पेप्टिक सेल्स, या उनका एक नाम और है चीफ सेल्स।
इनका काम होता है, एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है गैस्ट्रिक एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो इनके द्वारा निकाला जाता है, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स के द्वारा। फिर होती हैं गॉबलेट सेल्स, इनको म्यूकस सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये निकालती हैं म्यूकस। और चौथी होती है, इन्हें कहते हैं जी सेल्स। इनसे एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। इस प्रकार से ये आपके 4 प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं स्टमक के अंदर, डिफरेंट सिक्रीशन करते हुए। तो जैसा सिक्रीशन होगा वैसे काम भी होगा। अब हम बात करते हैं इनकी एक एक करके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें एचसीएल का फंक्शन, क्या है एचसीएल? देखिए एचसीएल का फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, फूड को सॉफ्ट बनाता है, फूड को यानी सॉफ्टन द फूड, सॉफ्टन द फूड ऐसे लिख दीजिए, सॉफ्टन द फूड। दूसरा काम होता है प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, खराब होने से बचाता है या रॉटनिंग से बचाता, सड़ने से बचाता है, रॉटनिंग से। तीसरा है जो एचसीएल का फंक्शन, मैं एचसीएल के फंक्शन की बात कर रहा हूं, एचसीएल के फंक्शन ध्यान रखना। तीसरा है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना जिससे कि इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए ये जरूरी है, एसिडिक मीडियम बनाता है एचसीएल। तो जर्म्स को किल कर रहा है, स्पॉइलेज रोकने का मतलब जर्म्स को किल कर रहा है, फूड को सॉफ्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम बना रहा है जिससे कि इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचसीएल का। जनरल फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे जो फंक्शन एचसीएल के लगभग वही है, जिसमें से पहला फंक्शन तो हो जाता है कि फूड को अपने अंदर लंबे समय तक रोकने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एचसीएल, जिससे कि फूड खराब ना हो, यानी कि इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी कि खराब होने से बचाता है। ये स्टमक के अंदर खूबी है। उससे भी ज्यादा इसकी मेन खूबी क्या है कि स्टमक के अंदर फिजिकल चर्निंग होती है, जिसे मथनी होती है ना, जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं घरों में, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पेट के अंदर भी फूड मूव करता है, मसल्स इसको चर्न करती हैं, यानी फूड के अंदर अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए, यानी कि एंजाइम सही से एक्शन कर लें, फूड को लगातार पलटते रहते हैं जिससे कि अच्छे से खूब मिक्सिंग होने से डाइजेशन अच्छे से हो जाए। ये सब काम स्टमक के द्वारा किया जाता है। फिजिकल एक प्रकार से जो कहना चाहिए जो डाइजेशन हो रहा है, फिजिकल जो चर्निंग हो रही है वो भी इसी के द्वारा होता है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है कि पार्शियल जो डाइजेशन है स्टमक के अंदर, पार्शियल डाइजेशन भी इसके अंदर होता है, यानी कि जो प्रोटीन है उसका मेनली होता है डाइजेशन, बल्कि वो कंप्लीट नहीं होता है। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। केवल एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी डॉक्टर रमेश गुप्ता की, यूपी बोर्ड की किताब एक आती है, उसमें लिखा हुआ था कि थोड़ी बहुत मात्रा में ये जो गैस्ट्रिक अमाइलेज है वो निकलता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो किसी और बुक्स में तो नहीं लिखा है, उसमें लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन उसका रोल नेग्लिजिबल ही होता है, ये वहां भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा है रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं। अब उसके बाद में बात आती है कि जो हमारे पास कहना चाहिए कि लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, जिसके द्वारा जो डाइजेशन होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का ही मेन डाइजेशन होता है इन द स्टमक। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जानते हैं क्या है ये। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, लगभग ये 6 मीटर लंबी होती है और इसमें 3 हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका नाम होता है ड्यूडिनम। ये जो ड्यूडिनम है ये शॉर्टेस्ट होता है और सी के आकार का होता है। ये आपका स्टमक के बाद का पार्ट होता है और सबसे छोटा है, वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भी होता है
और शॉर्टेस्ट होता है। पूरी जो तीनों जो है टाइप है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो उन सब में सबसे छोटा भी है और सबसे चौड़ा भी होता है। और इसके साथ साथ इसकी जो लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर। ये अबाउट में हर चीज ध्यान रखना, अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर इसके अंदर बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस ये दोनों आते हैं, यानी कि यहां पे रिसीव होते हैं। इसको मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ड्यूडिनम है, ये पैंक्रियास हो गया, वैसे मैं रफी डायग्राम बनाने की कोशिश की आपके लिए, जो कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से ये होता है। ये आपका गॉल ब्लैडर है, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये ड्यूडिनम है, ये पैंक्रियास है। ये जो डक्ट होती है इसे कहते हैं हेपेटिक डक्ट। इसे कॉमन हेपेटिक डक्ट भी कह देते हैं। और ये है आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहां पे ये एंटर होने से पहले यानी ड्यूडिनम में जुड़ने से पहले ही ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, और उसके बाद जो ट्यूब बनती है, जो वेसल यहाँ पे एक ट्यूब बनी, उसका नाम रखा गया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये अब यहां पे देखिए सिक्रीशन यहां आ रहा है, ये सी शेप का पार्ट है जो ड्यूडिनम में छोटा सा चौड़ा सा पार्ट होता है, और ये होता है आपका जहां पे की सिक्रीशन आता है। तो बाइल का भी आ गया और पैंक्रियास का भी आ गया, दोनों आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे डाइजेशन हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ जूसेस। ये हमने पढ़ा ड्यूडिनम में। अब हम लोग बात करते हैं जिजुनम की। ये ड्यूडिनम और इलियम के बीच का पार्ट होता है। किसके बीच का पार्ट होता है? ड्यूडिनम और इलियम के बीच का पार्ट होता है, उसका नाम होता है जिजुनम और जिजुनम। तो UNUM, ठीक। ये लगभग इसका जो डायमीटर होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर ध्यान रखना, लंबाई की बात नहीं हो रही है, डायमीटर की बात हो रही है। 4 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है इसका, और ये थिक वॉल्ड होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है। और इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट होता है आपका इलियम। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इस स्मॉल इंटेस्टाइन का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नहीं कि पूरे का हम बोल रहे हैं, ठीक। इसका लगभग डायमीटर जो होता है वो 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर विलाई नाम के कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इसके साथ साथ इसमें कुछ लिम्फॉइड नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि फर्दर हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलियम। और ये जो है आपका पाया जाता है, लास्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, तीसरा पार्ट होता है। और ये भी थिन वॉल्ड होता है, ध्यान रखना, जिजुनम के मुकाबले में ये थिन वॉल्ड होता है, और जबकि जिजुनम थोड़ा थिक होता है, ये थिन होता है। तो ये सब हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की।
तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम क्लासिफाई करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का नाम रखा गया लार्ज इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उससे ज्यादा था, इसलिए उसका नाम रखा गया लार्ज, लेकिन लंबाई कम थी। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है डायमीटर ज्यादा होता है, इसीलिए उसको बोला गया है कि ये लार्ज है। अच्छा, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है सीकम, दूसरा पार्ट होता है, ये छोटा सा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है कोलन, और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम। जो सीकम है ये स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये जुड़ा हुआ होता है विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इलियम है। जो इलियम है या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट है, यानी यहां खत्म हो रहा है पार्ट, उससे जुड़ा हुआ होता है, और इसी सीकम से लगा हुआ होता है एक, मैं आपको हल्का सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, और ये जो है वो हमने नाम दे दिया सीकम। और ये जो होता है करीब 7 से लेके 8 सेंटीमीटर लंबा लगभग, ये होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये पार्ट हमारे अंदर काम नहीं करता है, नॉन फंक्शनल है, बट जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर ये फंक्शन होता है। इनका काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। हमारे अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, होता है, बट ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। जब कभी इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो उस प्रकार की जो समस्या होती है उसको हम लोग मेडिकल की भाषा में कहते हैं अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस। और डॉक्टर क्या करते हैं, इसको फिर कट करके बाहर निकाल देते हैं, और इसका कोई भी बॉडी पे बैड इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई हमारे अंदर वैसे भी रोल नहीं है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में काम करता था, हमारे अंदर नहीं करता है। लेकिन आज भी जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर ये काम करता है। तो हमने बात की सीकम की, अब बात करते हैं कोलन की। कोलन जो है वो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है, किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अगर आप इसको नोटिस करें कोलन को, तो ये कोलन जो होता है, इसका मैं हल्का सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं तो समझ में जल्दी भी आ जाएगा, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कैसे करके ये बनाया जा रहा है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है। इसी तरीके से इसमें कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं। अगर ये कॉन्स्ट्रक्शंस नहीं बनेंगे तो ये नहीं आएगा सही। इसी से जुड़ा हुआ होता है ये पार्ट आपका, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। यहीं से जुड़ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब यहीं पे जो है पार्ट जो है ये होता है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और ये होता है असेंडिंग। टोटल 4 पार्ट होते हैं कोलन के। एक होता है असेंडिंग, एक हो गया ट्रांसवर्स, एक हो गया डिसेंडिंग, और एक होता है ये थोड़ा सा, अगर आपको सही से बनाओ तो इसे थोड़ा हल्का सा खिंचा हुआ लगता है, और ये हल्का सा जो निचला हिस्सा होता है इसको हम लोग नाम दे देते हैं। थोड़ा सा इसको और सही करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको ये हल्का सा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हल्का सा ये जो पार्ट होता है जो एस के आकार का होता है, खिंचा हुआ एस, उसको कहते हैं सिग्मोइड कोलन। और ये जो है इसे कहेंगे रेक्टम, एंड देन इट इज एनएस, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा।
अभी हम रेक्टम की बात नहीं करेंगे, अभी बात हम कोलन की बात करेंगे। कोलन के 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्माइड कोलन। ये सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके अंदर आप देखें तो कॉन्स्ट्रक्शंस हैं और ये इसकी पेक्यूलियर बनावट है। और इसके साथ साथ इसमें ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या? ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करना, और इसके साथ साथ ये अनडाइजेस्टेड फूड को फीड करता है, खाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 बनता है जो हमारी बॉडी के लिए प्रोवाइड होता है। तो ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में रहते हैं। ये अच्छी चीज है, होना चाहिए। तो ये जो है हमारी हेल्प करते हैं। अब बात आती है रेक्टम की। रेक्टम जो है ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। और ये जो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा है, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पररी रखा जाता है, यानी कि जो फूड अनडाइजेस्टेड हुआ है वो यहाँ आता है। रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि फूड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो रेक्टम होता है ये फिर एक करीब 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी एक एनल ट्यूब होती है, एनल कनाल है, उसके माध्यम से होते हुए एनस के रास्ते से बाहर खुलता है। और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था या जो फीकल मैटर था जो यहाँ स्टोर हुआ था रेक्टम में, वो इस एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये हमने पढ़े सारे के सारे जो ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, डाइजेशन के मैकेनिज्म क्या है, और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।